myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज जामरोली। विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व के वीडियो के अंतर्गत हमने डेमोक्रेसी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझा। उसके अंतर्गत हमने डेमोक्रेसी क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे। काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जिसे प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक अत्यंत विशुद्ध स्वरूप वह है जिसमें जनता और सरकार में कोई अंतर नहीं होता। सरकार और जनता एक ही होती है और यदि किसी महत्वपूर्ण समस्या का निर्णय लेना होता है तो सारी जनता एकत्र होगी और निश्चित करेगी कि उन्हें क्या करना है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वर्तमान काल में स्विट्जरलैंड में केवल 5 कैंटनों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्री शासन प्रणाली प्रचलित है। इसके अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या को प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध करने की 4 विधियां प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत जनमत संग्रह, आरंभक, प्रत्यावर्तन और लोक निर्णय इसके अंतर्गत आते हैं। सेकेंडली, हम बात करें अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का बड़ा ही आकर्षक स्वरूप है। वस्तुतः लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है। इसका कारण यह है कि इसके अंतर्गत जनता से निरंतर परामर्श लिया जाता है। वास्तव में जनता स्वयं ही सभी प्रकार के निर्णय लेती है, किंतु इसके बावजूद भी अधिकांश आधुनिक राष्ट्र राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व असंभव है। अतः प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और यह निर्वाचन के माध्यम से ही किया जाता है। जनता अपने कुछ प्रतिनिधि चुन लेती है और जिससे विधानमंडल का गठन होता है और यह विधानमंडल ही जनता की ओर से कानून पारित करता है और शासन पर नियंत्रण रखता है। इस तरह से हमने देखा कि काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंतर्गत 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। चूँकि आप सभी को विदित है कि लोकतंत्र अत्यंत ही कठिन शासन प्रणाली है और इसकी सफलता के लिए विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है। चूँकि उचित वातावरण के अभाव में विकासशील देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए हमने कुछ बातों को यहाँ बताने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले लोकतांत्रिक भावना को लेते हैं कि किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त ये है कि उनके नागरिकों में एक डेमोक्रेटिक फीलिंग होनी चाहिए और लोकतंत्र के में आस्था के अभाव में उनकी सफलता शंकास्पद हो जाती है। इसलिए सबसे पहले उनमें डेमोक्रेटिक इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, हम बात करते हैं जनता का उच्च चरित्र। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जनता के अंतर्गत उच्च चरित्र के अंतर्गत हम सत्यता की बात करते हैं, सहनशीलता की बात करते हैं, निस्वार्थता की बात करते हैं और ईमानदारी और सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि होनी चाहिए। ये एक जनता के उच्च नैतिक चरित्र के अंतर्गत हम बातों को बताएंगे। थर्डली, हम बात करते हैं अवेयरनेस ऑफ पब्लिक। जनता की जागरूकता की हम देखें तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सदा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में लास्की ने भी कहा है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। इसलिए जनता का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। फोर्थली, शिक्षा का जो स्तर है, उच्च स्तर की बात की उन्होंने। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और शिक्षा का सही ढंग से तथा उनका स्तर भी काफ़ी ऊंचा होना चाहिए। सही शिक्षा से ही लोग इस योग्य हो सकेंगे कि देश को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को ठीक ढंग से समझा जा सकेगा और उसके संबंध में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लिए जा सकते हैं। वस्तुतः शिक्षा समस्त राजनीतिक जीवन की, ये कहना उचित होगा, एक कुंजी है। फिफ्थली, हम बात करें सहयोग और सहिष्णुता की भावना। अतः नागरिकों में सहयोग और सहिष्णुता के गुण होने चाहिए। चूँकि लोकतंत्र बहुमत का शासन है और यदि बहुसंख्यक वर्ग
अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता का व्यवहार न करे तो उनका दमन करेगा तो शांति भंग होने का खतरा भी बना रहेगा। इसलिए इसकी सफलता के लिए सहयोग और सहिष्णुता की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी के अंतर्गत हम प्रबुद्ध लोकमत की अगर बात करें तो ये लोकमत का एक ऐसा शासन है, लोकमत का एक ऐसी आवश्यक शर्त है क्योंकि प्रबुद्ध और सजग लोकमत का ही शासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और जिसके अंतर्गत हम एक स्वस्थ और शक्तिशाली लोकमत लोकतंत्र का इसको प्रहरी माना जाता है। लास्टली हम इसके अंतर्गत बात करें तो स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस का एक रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वतंत्र प्रेस का होना लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है और इनकी सफलता के लिए आवश्यक है कि लोगों को निष्पक्ष और सत्य समाचार प्राप्त हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस जनता के तथ्यों और घटनाओं से परिचित कराती है और उसकी जनता की शिकायतों का भी निवारण करती है। इस तरह से हमने देखा कि एक उचित लोकतंत्र के लिए इन शर्तों का होना बहुत ज़रूरी है और ये सफलता लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी है, इसलिए इन शर्तों का पालन करना बहुत आवश्यक है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि कई बार हम देखते हैं कि ऑब्स्टिकल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कि भारत के लोकतंत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि इसके अवरोध डालते हैं डेमोक्रेसी में, जिसके अंदर हमने सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लिया निरक्षरता। कुछ विचारकों का यह मानना है कि लोकतंत्र शिक्षा पर निर्भर है और हमारे देश में निरक्षरता लोकतंत्र प्रणाली के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। अतः निरक्षरता केवल जीविकोपार्जन के साधनों की संभावनाओं को ही कम नहीं करती, बल्कि मनुष्य को अपने संसार का ज्ञान प्राप्त करने में भी अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए व्यक्तियों का साक्षर होना बहुत आवश्यक है। सेकेंडली, इसके अंदर जातिवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जाति के आधार पर राजनीति में भाग लेने की प्रवृत्ति को जातिवाद कहते हैं। जातिवाद के पोषक किसी विशेष व्यक्ति को केवल इसलिए मत देते हैं कि वह उन्हीं की जाति से संबंधित है। स्पष्टतः यह लोकतंत्र के क्रियाकलापों को विकृत कर देता है। जब व्यक्ति किसी प्रत्याशी के पक्ष में केवल इसलिए मतदान करते हैं कि उनकी जाति का है, तो लोकतंत्र का संपूर्ण उद्देश्य ही असफल हो जाता है। इसलिए जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। थर्डली, हम भाषा की बात करें तो भाषावाद भी लोकतंत्र के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि कुछ व्यक्ति जाति के आधार पर कार्य करता है, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति भाषा के आधार पर भी करते हैं। उद्योगों के विकास के साथ ही विशाल नगर विकसित होते हैं और जिसमें अनेक राज्यों की विभिन्न भाषा होती है। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली जैसे नगरों का उदाहरण ले। यद्यपि यहाँ की जनसंख्या में बंगला, तमिल, मराठी और हिंदी भाषी बहुसंख्यक हो सकते हैं, तथापि उनके अन्य क्षेत्रों में भी हजारों व्यक्ति शामिल हैं। अतः यदि व्यक्ति भाषा के आधार पर मतदान करने लगेंगे तो लोकतंत्र का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। इसी तरह सांप्रदायिकता भी एक एस्पेक्ट है। और बेरोजगारी में हम देखेंगे कि हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या बेरोजगार है। केवल मजदूर वर्ग में ही बेरोजगारी नहीं, बल्कि शिक्षित और मध्यम वर्ग में भी बेरोजगारी है। इस तरह से संक्षेप में भारतीय लोकतंत्र का भविष्य उनकी आर्थिक उन्नति और सामाजिक न्याय की कारगर व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कई सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि इंडियन डेमोक्रेसी में अवरोध पैदा करते हैं। इसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि एक लोकतंत्र के अंतर्गत क्या क्या गुण होने चाहिए और एक डेमोक्रेसी को बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने बात की उच्च आदर्शों पर आधारित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्शों पर आधारित होती है और लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक समान रूप से स्वतंत्रता का उपभोग करता है और उसके साथ ही समानता का व्यवहार किया जाता है और हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान किया जाता है। सेकेंडली, हम इसके बारे में कहेंगे कि ये जन कल्याण पर आधारित है। जनता में निहित होती है और जनता के कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाता है और किसी वर्ग विशेष हित का साधन इसके अंतर्गत नहीं होता। थर्डली, हम इस पर बात करते हैं लोकमत पर आधारित होती है। लोकतंत्र चूँकि लोकमत पर आधारित होता है, चुनाव के समय प्रशासकों एवं राजनीतिक दलों को जनता की बात सुननी पड़ती है और जनता को अधिकार होता है कि वह अपने हित का ध्यान न रखने वाले इन दल व प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने से इनकार कर दे। अतः जनता के हाथों में निर्वाचन सबसे बड़ा अस्त्र होता है जो निरंकुश शासकों को भी परास्त कर देता है। इसी तरह इसके मेरिट्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि सार्वजनिक शिक्षण की व्यवस्था होती है। लोकतंत्र राजनीति प्रशिक्षण का एक उत्तम साधन है। भाषण व समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जनसाधारण में
विचार विनिमय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव के मध्य सभी राजनीतिक दल निरंतर प्रचार द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। इसी तरह से क्रांति से सुरक्षा की हम बात करें तो लोकतंत्र के अंतर्गत क्रांति की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। यदि शासक वर्ग अत्याचारी हो तो उसे हटाने के लिए भी सशस्त्र विद्रोह की आवश्यकता नहीं होती। यदि बहुसंख्यक जनता उससे असंतुष्ट हो तो उसे सरलतापूर्वक वैधानिक उपायों से हटा सकते हैं। लास्टली इसके अंतर्गत बात करें तो यह एक परिवर्तनशील शासन व्यवस्था है। चूँकि लोकतंत्र एक ऐसा प्रयोग है जिसमें शासन प्रणाली को तब तक बदलते रहने की छूट है जब तक कि लोकमत के अनुकूल ना हो जाए। इसमें शासन ऊपर से लाना नहीं जाता बल्कि विकसित किया जाता है। इस तरह से हमने इनके कई मेरिट फैक्टर्स को देखा कि एक लोकतंत्र अपने आप में एक सुनियोजित शासन प्रणाली है। लेकिन जहाँ गुणों की बात करते हैं, आलोचकों ने इसके कई डिमेरिट फैक्टर्स को भी बताया है। डिमेरिट फैक्टर्स की अगर हम बात करें, इनके दोषों की बात करें तो लोकतंत्र शासन प्रणाली को कार्य रूप देने में कई व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इनकी कड़ी आलोचना की जाती है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि आलोचकों का मानना है ये अयोग्यों का शासन है। उनका यह मानना है कि लोकतंत्र इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति शासन करने की अन्य व्यक्तियों के बराबर योग्यता रखता है। इस अवधारणा की तीव्र आलोचना की जाती है क्योंकि प्लेटो का भी ये मानना था कि शासन संचालन एक कला है और केवल ज्ञानी व्यक्ति ही शासक बनना चाहिए। इसी तरह अरिस्टोटल का विचार था कि केवल कुछ लोगों से ही शासन करने की क्षमता रहती है। इसके प्रतिकूल लोकतंत्र विशेषज्ञों की उपेक्षा करता है। इस तरह से इन लोगों का यह मानना है कि लोकतंत्र अयोग्यों का शासन है। सेकेंडली, इन्होंने बात की भीड़ तंत्र कि लोकतंत्र के विरोधी ये तर्क भी देते हैं कि आम जनता प्राय अनपढ़ होती है और कई बार गैर जिम्मेदार भी होती है। अतः लोकतंत्र उनके मन में अहमियत देने से भीड़पन को बढ़ावा मिलता है। परिणाम यह होता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी को प्रमुखता दी जाती है, जिसे हम गुणवत्ता और परिणाम की कहा जा सकता है। इसी तरह से इसके अंतर्गत उग्र भ्रष्ट नेतृत्व की बात भी की है कि जनसाधारण का राजनीतिक विवेक चूँकि बहुत निम्न स्तर का होता है, इसलिए लोकतंत्र में एक जनोप्रेरक नेता को खुला खेलने का अवसर मिलता है और भ्रष्ट नेता जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करके वोटों को बटोर लेते हैं और नारेबाजी के आड़ में अपने स्वार्थों को बढ़ावा देते हैं। तो आलोचकों ने इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। इसी तरह उग्र दलबंदी की बात भी इसमें की है कि लोकतंत्री शासन व्यवस्था में उग्र दलबंदी पाई जाती है। कभी कभी राजनीतिक दल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अन्य दलों के खिलाफ भी निम्न स्तर की बातें प्रचारित करते हैं। इसी तरह मतदाताओं की उदासीनता की बात भी इसमें देखने को मिलती है कि लोकतंत्र का एक बड़ा दोष है कि मतदाताओं को अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता रहती है। मतदान करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत कम होता है। तो इस आधार पे इसकी आलोचना की जाती है। इसी तरह बहुमत की तानाशाही का भी इसके अंतर्गत देखने को मिलती है और यह धनवानों का शासन भी इसके अंतर्गत एक आलोचना का बिंदु है कि लोकतंत्र धनवानों के शासन में परिवर्तित हो जाता है और लोकतंत्र का आधार निर्वाचन होता है और निर्वाचन द्वारा शासककर्ता बनना केवल उन्हीं लोगों के बस की बात होती है जो धनी और साधन संपन्न होते हैं। इसी तरह इसकी आलोचना का आधार यह भी रहा है कि इसमें नैतिक मूल्यों की उपेक्षा हो जाती है और चुनाव के समय विभिन्न प्रत्याशी एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, मिथ्या प्रचार करते हैं और जीतने के लिए घृणित साधनों का भी प्रयोग करते हैं। लास्टली हम इसके आलोचना का आधार बने तो ये संकट काल के लिए अनुपयुक्त भी इसको बताया है क्योंकि संकटकालीन स्थिति में लोकतंत्र शासन बेकार सिद्ध होता है। अतः लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह न तो शीघ्र निर्णय लिया जा सकता और न शीघ्रता से उन्हें क्रियान्वित किया जा सकता। इस तरह से हमने देखा कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था के कई आधार होने के बाद भी इसके गुण और दोषों के बाद अंत में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के दोषों और त्रुटियों को देखते हुए क्या उनका परित्याग करना यह उचित होगा। ऐसी स्थिति में विकल्प का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अभिजात वर्ग, गुटतंत्र, अधिनायक तंत्र आदि जितने भी विकल्प हैं उनमें कोई भी लोकतंत्र से उत्तम सिद्ध नहीं हुआ है। अतः वर्तमान स्थिति में एक ही विकल्प रह जाता है कि जहाँ तक हो सके लोकतंत्र की कमियों को दूर किया जा सके।
इस तरह से हमने देखा कि लोकतंत्र शासन प्रणाली वर्तमान समय की एक आवश्यकता है और कमियों को सुधार के लोकतंत्र शासन व्यवस्था को ही अपनाया जाना चाहिए। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को देखेंगे। धन्यवाद।